प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत टेलर्स ने वैज्ञानिक प्रबंध के फंडामेंटल्स का उल्लेख किया है, जिनका आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन और फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध कोई एक तत्व नहीं वरन एक संपूर्ण संयोजन है, जिसका निर्माण निम्नलिखित तत्व या एलिमेंट्स करते हैं। सर्वप्रथम विज्ञान ना कि अंगूठा नियम, साइंस नॉट थंब रूल। यह इस तथ्य को बतलाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर चलती है। यह परंपरागत या ट्रेडिशनल प्रबंध की विचारधारा के विपरीत है तथा परंपरागत और ट्रेडिशनल विधियों एवं दृष्टिकोणों के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धतियों, विधियों और दृष्टिकोणों को अपनाने पर बल देती है। ये परंपरा और ट्रेडिशन अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन तथा अंधविश्वास पर आधारित ना होकर विज्ञान पर आधारित है। यह प्रबंध व्यवस्था के प्रत्येक क्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। टेलर्स ने जो दूसरी बात बताई है वो है समन्वय ना कि संघर्ष, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। यह इस तथ्य को बतलाता है कि संगठन की स्मृति में ही सबकी स्मृति है। अगर हमारा संगठन खुशहाल होगा तो सारे लोग अपने आप खुशहाल हो जाएंगे। अतः यहाँ पर परस्पर तालमेल की आवश्यकता है, किसी प्रकार के विवाद की नहीं। सभी के लक्ष्य, गोल्स और टारगेट एक ही हैं। वह श्रमिक एवं मालिक दोनों ही एक ही पथ के प्रतीक हैं। इसमें कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, मशीन्स, कार्य पद्धतियों आदि का मानकीकरण तथा सरलीकरण कर दिया जाता है, जिससे समन्वय व एक रूपता आ जाती है। जो तीसरी बात बताई है वो है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यह विचार बतलाता है कि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। व्यक्तिवाद सामूहिक प्रयासों को विफल बनाता है, इसलिए व्यक्तिगत लक्ष्यों के स्थान पर सामूहिक लक्ष्यों को एवं व्यक्तिगत प्रयासों के स्थान पर सामूहिक प्रयासों को सही दिशा प्रदान करना ही प्रबंध का मूल आधार है। जो अगली बात बताई है वो है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अधिकतम उत्पादन ना कि सीमित उत्पादन। यह विचार अन्य उपरोक्त तत्वों के अनुरूप ही संगठन से संबंधित सभी वर्गों में वैचारिक क्रांति की आवश्यकता पर बल देता है। यह तत्व बतलाता है कि उत्पादन अधिकतम होना चाहिए ना कि सीमित। अधिकतम उत्पादन संस्था के सभी वर्गों के सामूहिक हितों व समृद्धि में वृद्धि करेगा तथा उद्योग के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता तथा समृद्धि तक विकास। डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यह तत्व बतलाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसकी अधिकतम कुशलता तक किया जाता है तथा उसे उच्चतम, उसके हायर लेवल तक या उच्चतम स्मृति तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके लिए उसका वैज्ञानिक चयन किया जाता है, उन्हें योग्यता अनुसार कार्य सौंपा जाता है, अनुकूल कार्य दिशाएं प्रदान की जाती हैं तथा प्रेरणादायक मजदूरी आदि देकर उचित प्रोत्साहन दिया जाता है। जो अगली बात है वो है मानसिक रिवॉल्यूशन और मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की योजना को सफल बनाने के लिए श्रमिकों एवं प्रबंधकों को मान्यताओं तथा विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आना आवश्यक है। सुंदर वैज्ञानिक तथा नवीनतम मशीनों तथा औजारों का प्रयोग तभी सुखद परिणाम दे सकता है जबकि उद्योगपति तथा श्रमिकों के मानवीय संबंध सुदृढ़ हो।
मजबूत हों तथा उनके बीच की विचार विषमता को दूर किया जा सके। टेलर ने इसी प्रकार के रचनात्मक परिवर्तन को मानसिक क्रांति की संज्ञा दी है। इसके मतानुसार श्रमिक तथा प्रबंधक एक ही कार्य के दो पहलू हैं। जब तक उनके विचारों में सामंजस्यता या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। धन्यवाद। वैज्ञानिक प्रबंध एवं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रमुख लक्षण एवं विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। सर्वप्रथम, निश्चित लक्ष्य एवं योजना, डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड प्लान। प्रबंधक के पास जो पहले से निश्चित लक्ष्य उपलब्ध होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन कैसे जुटाए जाएं, साधनों का कैसे प्रयोग किया जाए तथा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हेतु कौन कौन सी विधि संभव है आदि के लिए योजना का अग्रिम निर्माण करना होता है। अर्थात हमें कोई भी कार्य को करने से पहले उसका प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक है और किसी भी कार्य को करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम लागत पर किस तरीके से यूज़ किया जाए, ये हमारे को पहला लक्षण या पहली विशेषता है जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की है। जो दूसरी विशेषता है वो है साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना तथा योजना का आधार ही लक्ष्य होते हैं। अर्थात किसी भी योजना का क्रियान्वयन जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हमारे योजना अच्छी ना हो। विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करना तथा विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को प्रयोग करके उनके गुण दोष जांचना वैज्ञानिक प्रणाली है। अर्थात किसी भी तथ्य का हम प्रॉपरली विश्लेषण करें और उसमें क्या क्या गुण हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, उनका प्रॉपरली अध्ययन करना ही एक वैज्ञानिक प्रणाली है। वैज्ञानिक प्रबंध में योजना का प्रायोगिक महत्व, उपयोगिता तथा उपलब्ध परिस्थितियों में उसकी उपयुक्तता जांचने के पश्चात ही योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध की तीसरी विशेषता है वो है डेफिनेट रूल्स और सुनिश्चित नियम। विश्लेषण तथा प्रयोग के पश्चात उपयुक्त ठहराए गए निष्कर्षों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। नियमों का पालन प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक होता है जिससे अनुशासन बना रहे। नियमों का प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाता है। अर्थात जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, उनकी पालना समस्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। जो चौथी बिंदु है वो है इकोनॉमी और मितव्ययता। वैज्ञानिक प्रबंध का आधार ही मितव्ययता है। साधनों के अपव्यय को कम करने के लिए सूझबूझपूर्ण आयोजन, योजना का सफल क्रियान्वयन, अनुशासन तथा अच्छे नियोक्ता कर्मचारी संबंध आवश्यक है। सहयोग मितव्ययता की कुंजी है। जो पांचवा बिंदु है वो है कंटिन्यूटी इन रिसर्च। वैज्ञानिक प्रबंध सुधरी हुई क्रियाओं का प्रबंध में प्रयोग है, अतः इसे जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि समय अनुसार अध्ययन किया जाता रहे। अनुसंधान एवं शोध में निरंतरता के बिना वैज्ञानिक प्रबंध सफल नहीं हो सकता है। अर्थात हमारी जो भी इंडस्ट्री है उसमें हमेशा ही रिसर्च होना चाहिए। हमेशा ही जो भी आज चीज़ हमने बनाई है उसको और आगे हम किस तरीके से बेटर बना सकें, इसके लिए हमारे उद्योग में हमेशा ही रिसर्च की भावना होनी चाहिए, क्योंकि औद्योगिक वातावरण में समाज कभी जड़ नहीं हो सकता है। अगला बिंदु है इंक्रीज इन एफिशिएंसी और दक्षता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य लक्षण दक्षता में वृद्धि है। समय बचाना, लागत कम करने तथा शीघ्र संपन्न होने वाली प्रणालियों के निरंतर प्रयोग से दक्षता में वृद्धि स्वाभाविक है। दक्षता घटाने वाली किसी भी योजना को वैज्ञानिक योजना नहीं कहा जा सकता है।
अगला बिंदु है सामूहिक हित के लिए सामूहिक प्रयास, कलेक्टिव एफर्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट। कार्य विभाजन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, सामूहिक कार्य तथा वैज्ञानिक प्रबंध के प्रतीक हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक का कार्य सभी कर्मचारियों में टीम भावना उत्पन्न करना है तथा उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रेरित करना है। जो अगला बिंदु है वो है उत्तरदायित्व निर्धारण और रेस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिनेशन। कर्मचारियों को सौंपा गया कार्य उचित अध्ययन व परीक्षण के पश्चात करना होता है। प्रत्येक कार्य के लिए परिमाप निश्चित होते हैं तथा उसका उत्पादन, किस्म, लागत, अपव्यय आदि सभी पूर्व में नियोजित होते हैं। अतः उत्तरदायित्व का निर्धारण अधिक निश्चिततापूर्वक किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध में व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकता है और ना ही किसी को अपनी सीमा से अधिक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगला बिंदु है नियंत्रण और कंट्रोल। योजनाबद्ध तरीके से कार्य होने पर तथा पूर्व निश्चित नियमों के अनुकूल कार्य अपेक्षा किए जाने पर नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है। अगला बिंदु है ढीलमिल नीति का अभाव और लैक ऑफ स्लैकनेस। नियमबद्ध कार्य प्रणाली अपनाए जाने से प्रबंधक स्तर पर, कर्मचारी स्तर पर, पर्यवेक्षक स्तर पर तथा किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाए। कार्य निष्पादन, कार्य समाप्ति आदि के बारे में दृढ़ निश्चय एवं संकल्प किए जा सकते हैं। जो आखिरी बिंदु है वो है श्रम एवं पूंजी में समन्वय, कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट लेबर एंड कैपिटल। वैज्ञानिक प्रबंध से ज्ञात हुआ है कि पूंजी तथा श्रम दोनों का उद्देश्य एक ही है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सकती है।